टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इन क्लासेस को लेकर आप अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास बढ़ा रहे होंगे। और आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग क्लास को अभी पीछे से जो सीखते हुए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। हालांकि है तो बेसिक बातें ही, लेकिन बेसिक बातों को भी अगर हम अच्छी तरह से सीखते हैं, समझते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए गाइस। और नई क्लास को यानी नेक्स्ट क्लास को लेने से पहले फ्रेम वही बनाएंगे जो पहले था। याद है आपको क्या है हमारा फ्रेम? हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड टॉपिक्स। फ्रेम वही है जो अब तक चल रहा था। वर्ड्स का मतलब आपको शायद अब पता होगा क्या होता है। वर्ड्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। तो हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिर से लिख देते हैं गाइस। फ्रेम एक रहता है ना तो चीजें ज्यादा समय तक एनालाइज रहती हैं, समझ में आती हैं, इसीलिए हम इसी फ्रेम को बार बार रखते हैं। और आपको पता होगा इसमें कौन कौन से चैप्टर थे गाइस? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी इसको बोलते हैं, कंजंक्शन। हमने 7 चैप्टर्स लिए गाइस। और पिछली क्लास में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है आपको मालूम होगा। हम लोगों ने नाउन को स्टडी किया था, हम लोगों ने प्रोनाउन को भी स्टडी किया, हम लोगों ने एडजेक्टिव को भी समझा था। और अब आपको क्या ज़्यादा अच्छी तरह से समझना है? वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब का क्या रोल है हमारी लैंग्वेज में, इस चैप्टर को भी हम समझेंगे अब। तो हम ऐसा करते हैं, वर्ब के चैप्टर को सीखते हुए इन तीनों चैप्टर्स को भी इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इन चारों चैप्टर्स में आखिर आपस में क्या रिलेशन है और ये चारों चैप्टर्स किस तरह से हमारी लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं। तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं गाइस? हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले इन चारों चैप्टर्स को एक साथ, फिर इनको भी देखेंगे बाद में, इन तीनों का हमें कैसे अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना है। और आज क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग का भी हमारा साइड आ गया गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं, हम आज वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस के भी स्ट्रक्चर को समझेंगे कैसे क्या होता है। तो आज थोड़े नए तरीके से, अलग तरीके से इनको फिर से एनालाइज करेंगे गाइस हमारी क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस, आपको मैंने बताया था सही, सेंटेंसेस का जो मेन फॉर्मेट होता है वो इस रूल से चलता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर। अगर आप कोई एक सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो उसको इसी एक रूल से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि डिपेंड करता है सेंटेंस है कौन सा। सेंटेंसेस के भी काइंड्स होते हैं। सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में इसको सीख लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो चीज़ों को समझने में। सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं वो हम देखते हैं। तो पहला सेंटेंस का जो काइंड है वो होता है एजर्टिव। अभी इसको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको क्लियर करूंगा एजर्टिव क्या होता है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। तीसरा पार्ट होता है इसका इम्पेरेटिव। और चौथा पार्ट होता है ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। 4 पार्ट्स, हम इसको 4 पार्ट्स में सेंटेंसेस को देखते हैं। यानी हमारी लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो 4 पार्ट्स में हैं। लेकिन एक पार्ट और भी होता है गाइस जो हम लोग अक्सर बुक्स में नहीं देखते हैं। बुक्स के अंदर भी हमें 4 या 5 ही काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दिए जाते हैं। एक पार्ट जो और होता है उसे हम एक्सप्रेशन पार्ट भी कहते हैं। मैं उसको अलग मार्क करता हूँ। एजर्टिव विद एक्सप्रेशन, यही जो बातें हैं ना गाइस, अगर ये हमें ऐसे क्लियर हो जाए तो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन नहीं रहती इंग्लिश में। जब कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ चीज़ मतलब एडिशनल जुड़ जाती हैं तो फिर चैप्टर्स जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अब हम इसको क्या समझते हैं? एजर्टिव का मतलब होता है जब भी आप अपने सेंटेंस से कोई बात बताएंगे, बात बताना, तो उसे हम एजर्टिव कहते हैं। जब भी आप अपने सेंटेंस से कोई बात पूछेंगे
बात पूछना उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। जैसे अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैंने आपको एक बात बताई और बाद में मैंने जो स्टेटमेंट बोली, जो सेंटेंस बोला, उसमें मैंने जो सेंटेंस बोला है उस सेंटेंस को मैं एजर्टिव बोलूँगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं? अब जो मैंने सेंटेंस बोला है वो मेरा इंटेरोगेटिव होता है, पूछना। आप कहाँ रहते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, आप कब आएंगे, आप कितने बजे उठते हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं ये सब पूछने के भाव में है, और जो पूछने का भाव है उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब बताना और पूछना ही लैंग्वेज का मेन पार्ट होता है। अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत तभी पॉसिबल होती है जब आप कुछ बता रहे होते हैं या कुछ पूछ रहे होते हैं। हम जितना कुछ लिखते हैं, जितना भी कुछ हम लिखते हैं गाइस, चाहे हम लेटर लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो सारा सेक्शन एजर्टिव ही होता है, क्योंकि आप वहाँ कोई बात बता रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर। तो एजर्टिव सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं, और ये बात पूछना ये हमारे कम्युनिकेशन स्पोकन साइड में ज़्यादातर यूज़ होता है। अक्सर हम जब बात पूछेंगे तो किसी व्यक्ति को सामने देखेंगे कि वो हमारे साथ बैठा हुआ है, हम उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो ये एजर्टिव पार्ट जो है राइटिंग स्किल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, रिटर्न में ज़्यादा यूज़ होता है, और इंटेरोगेटिव पार्ट जो है स्पोकन में ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि स्पोकन में भी एजर्टिव यूज़ होता है, लेकिन एजर्टिव का जो सेक्शन है वो स्पोकन और राइटिंग दोनों साइड में जाता है। इंटेरोगेटिव भी राइटिंग में जाता है। जब आप क्वेश्चन पेपर लेते हैं, एग्जाम पेपर लेते हैं, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं वो सब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो हैं। दैट्स अ लॉजिक। अब जो इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव के अंदर कोई बात बताई नहीं जाती, पूछी नहीं जाती, बल्कि ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को दिया जाता है। तो ये फॉर्मेशन हमें सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें ये चीज़ें पता होती हैं तो फिर हम अपने सेंटेंस को भी जानते हैं। जैसे अभी मैंने वर्ड्स की क्लास में बताया, आपको हर एक वर्ड का पता होना चाहिए, वर्ड है कौन सा। ऐसे ही जब आप सेंटेंस मेकिंग में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, वैसे 4 ही तरह के सेंटेंसेस हैं, आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं। 4 तरह के मैंने क्यों बोले, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बहुत रेयर बोले जाते हैं। यहाँ हम अपनी विश, अपनी डिज़ायर को शो करते हैं या अपनी प्रेयर को शो करते हैं, इसीलिए ये सेक्शन बहुत कम बोला जाता है। और इस सेक्शन में हम वो सारे ऑक्सिलरीज वर्ब्स ले आते हैं, जैसे मोडाल्स वर्ब जो होती है ना, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, जहाँ से एक सर्टेन एक्सप्रेशन का बोध होता है। जैसे मैंने आपको एडवाइस किया तो वो सेक्शन एक्सप्रेशन में चला जाता है। तो इसका बड़ा मतलब इसका एक पूरा एक चैप्टर है मोडाल्स का, वो हमें देखना होगा। अब एजर्टिव सेंटेंस जब आप सीखेंगे तो इसकी 2 फॉर्मेशन होती है। 2 फॉर्मेशन मतलब जब भी आप कोई बात बताएंगे 2 तरह से बता सकते हैं, एक तो अफर्मेटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा गाइस आपको भी कैसे होगा। इंटेरोगेटिव भी 2 सेक्शंस में आता है, एक इंटेरोगेटिव और एक नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये वाले सेक्शन को अभी हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे, ये वाले सेक्शन को। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं क्या होते हैं। अब मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं वहां जा रहा हूं, ये एक सेंटेंस है, मैं वहां जा रहा हूं, ये बताना हो गया। ठीक है, वह वहां जा रहा है, वह वहां जा रहा है, ये बताना हो गया। वह वहां नहीं जा रहा है, ये भी बताना हो गया, लेकिन फॉर्मेशन अलग हो गई। पहले सेंटेंस में वह वहां जा रहा है अफर्मेटिव है, दूसरे सेंटेंस में वह वहां नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव है। अब क्या वह वहां जा रहा है, ये पूछने वाला सेंस हो गया क्या वाला सेंटेंस। जो क्या वाले सेंटेंस होते हैं वो सिंपल इंटेरोगेटिव कहलाते हैं गाइस। क्या वह वहां जा रहा है, और फिर नेक्स्ट क्या वह वहां नहीं जा रहा है, ये 4 फॉर्मेशन हो गई एक सेंटेंस की। तो ये जो 2 तरह के सेंटेंसेस हैं, एजर्टिव और इंटेरोगेटिव, ये मोस्टली आप सेंटेंस की जब फ्रेमिंग करेंगे ना, सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको इन दोनों तरह की फॉर्मेशन में थोड़े से अलग डिसिप्लिन में सेंटेंस ट्रांसलेट करने होते हैं, ताकि एजर्टिव अलग अंडरस्टूड हो सके और इंटेरोगेटिव अलग अंडरस्टूड हो सके। तो हमारी हिंदी में हम लोग इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर डिसिप्लिन रूल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नहीं तो वो सेंटेंस उस तरह से अंडरस्टूड होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, देखिए कैसे।
ही इज गोइंग देयर, एक सेंटेंस हो गया। ही इज नॉट गोइंग देयर, जो भी मैं बोल रहा था आपसे, वह वहां नहीं जा रहा है, वह वहां जा रहा है, वह वहां नहीं जा रहा है। इंटेरोगेटिव, क्या वह वहां जा रहा है, इज ही गोइंग देयर, और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इजंट ही गोइंग देयर, इजंट हम ऐसे भी बोल सकते हैं और इज ही नॉट करके भी बोल सकते हैं, इजंट ही गोइंग देयर। तो आपने क्या नोटिस किया गाइस, इस सेंटेंस के अंदर क्या फर्क आया, देखिए फर्क ये आया, पहला सेंटेंस जो हमने बनाया सब्जेक्ट से शुरू हुआ, ही प्रोनाउन है ये, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर मेन वर्ब गोइंग और फिर देयर। तो यही डिसिप्लिन यहाँ पर है, सब्जेक्ट वर्ब, यही डिसिप्लिन यहाँ पर है। अब दोबारा जब नेगेटिव बनाया तब भी सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हुआ, फिर इज आया, फिर नॉट आया। नॉट का मीनिंग क्या हो गया, नहीं को बताना, वह वहां नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही क्या वाला सेंटेंस शुरू हुआ, क्या वह वहां जा रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब जो अभी सब्जेक्ट के बाद यूज हो रही थी, उस हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले यूज करना है, बस इतना सा फर्क होता है। इज ही गोइंग देयर, अब ये पूछने का सेंस हो गया, और इजंट ही गोइंग देयर, ये नकारात्मक रूप में पूछने का सेंस हो गया। अगर आप इस स्टैंडर्ड रूल को देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड रूल सिर्फ एजर्टिव सेंटेंसेस के लिए है, एक तरह के सेंटेंस के लिए है। इंटेरोगेटिव के लिए ये रूल नहीं है, इंपेरेटिव के ये रूल नहीं है, ऑप्टेटिव के लिए भी ये रूल नहीं है। ये जो रूल हमने बनाया है ये एजर्टिव और एजर्टिव विद एक्सप्रेशंस के लिए है, जो ऊपर हमने एक रूल लिखा हुआ है। तो कई बार स्टूडेंट इसी पैटर्न से ट्रांसलेशन करता रहेगा, तो उसके कितने तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, उसके सिर्फ दो तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, एक तो एजर्टिव और एक एजर्टिव विद एक्सप्रेशन। उसके इंटेरोगेटिव नहीं बन सकते, क्योंकि इंटेरोगेटिव में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है। ऑप्टेटिव में और इंपेरेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव में सब्जेक्ट यूज ही नहीं होता, वर्ब से ही सेंटेंस बनता है। अभी हम सबका एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको तब जल्दी से समझ में आ जाएगा। ऑप्टेटिव में भी क्या होता है, हमें मे का यूज करना होता है और आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना होता है गाइस, तो इसीलिए भी ये भी सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। लेकिन एजर्टिव विद एक्सप्रेशन वाले जितने सेंटेंस हैं, जैसे कि आपने सब्जेक्ट लगाया ही, तो आप यहाँ शुड, कैन, विल, मे, माइट बोलकर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेंटेंसेस का, लेकिन आज हमारी क्लास सेंटेंसेस की नहीं है। हमारी आज क्लास जो है वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने वर्ड्स के ऊपर इतनी तो इन्फॉर्मेशन ले ली कि आज हम थोड़ा सा सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो मेनली इन दोनों सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा समझने के लिए होगी, और इन दोनों सेक्शन, इस सीढ़ी से इस सीढ़ी तक चढ़ने का क्या तरीका है वो सीखने की होगी। इसीलिए मैं ये क्लास दोनों तरह से लेके चल रहा हूँ आपके लिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और अब हम इस चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं अलग तरीके से। हमने एजर्टिव और इंटेरोगेटिव का एक एग्जांपल देख लिया यहाँ पर। एजर्टिव में सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हुआ, इंटेरोगेटिव में वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, ठीक है, और इंपेरेटिव में वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। और ऑप्टेटिव में क्या होगा, ऑप्टेटिव में आपका मे का यूज होगा या वुड का यूज होगा, और आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं गाइस, ये वाले सेक्शंस को आप जब सीखेंगे, इंपेरेटिव क्या होते हैं, ऑप्टेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव के और भी सेक्शन है। इंटेरोगेटिव के अंदर WH फैमिली वर्ड्स भी आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फुट, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इनको भी आपको सीखना होगा ताकि आप प्रॉपरली इंटेरोगेटिव सेक्शंस को ढंग से समझ पाएँ और कर पाएँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पूरे सेक्शन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग सेंटेंसेस को दोबारा से इसमें लेकर आएंगे। कैसे? सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है गाइस, ये बताइए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है नाउन, सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन। तो ये दो शब्द तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे गाइस। तो आपको अभी इसमें नाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। नाउन में आपको जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी होंगी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी वो मैं बताता हूँ। तो अब मैं वो नहीं लिख रहा पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल। अब मैं लिख रहा हूँ
नाउन के अंदर सबसे पहला पॉइंट, आपको सभी रिलेशंस पता होने चाहिए। रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे फादर, मदर, सन इन लॉ, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा, आपको सारे प्रोफेशन पता होने चाहिए। प्रोफेशन मतलब किसको क्या कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये वर्ड्स आपको पता होंगे, लेकिन अगर आप चाहें कि हम आपको रिलेशन सारे दे दें, प्रोफेशन सारे दे दें, तो हम उसकी एक आपको उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको वो नोट्स भी मिलेंगे, सारे रिलेशन, सारे प्रोफेशंस, ओके। देन नाउन में आपको एक चीज और सीखनी होती है, दैट इज V1 ING, यूज ऑफ जिरेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नाउन में आपको सफिक्स सीखना होता है। सफिक्स मतलब जितने भी TION, CATION, MENT, NESS, ये जितने भी सफिक्स हैं, ये सारे सफिक्स नाउन के लिए ही अंडरस्टूड होंगे। ANC, ENC और इसके अलावा DON, इस तरह से ये मेन सफिक्सेस हैं गाइस। और भी होते हैं सफिक्स, आप चाहें तो इनकी लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, सारे सफिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन फिलहाल हम इसका बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक के हिसाब से इतना समझना बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। अब प्रोनाउन के अंदर आपने क्या सीखा था? प्रोनाउन में आपने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन सीखा था। पर्सनल मतलब I, we, you, they, he, she, it। आई होप आप जानते हैं इन वर्ड्स को। फिर आपने इंडेफिनेट भी सीखा इसमें। इंडेफिनेट में क्या होते हैं वर्ड आपको पता है, वन, नन, somebody, someone, और somebody में और someone में क्या डिफरेंस होता है, ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। all, few, many। इसके अलावा आपको बोथ का यूज़ भी हमने करवाया था। बोथ का नेगेटिव नहीं होता है, आपको याद होगा पिछली वीडियो में। तो बोथ का मतलब दोनों होता है, और बोथ को अगर आप चाहें दोनों में से कोई एक, तो फिर वो आइदर हो जाता है, दोनों में से कोई एक। अब हम इसमें बोथ के सेक्शन में कुछ और वर्ड्स भी देख सकते हैं, जैसे बोथ ऑफ देम, तो ये होगा वे दोनों। बोथ ऑफ यू, ये होगा आप दोनों। बोथ ऑफ अस, ये होगा हम दोनों। इसी तरह से आइदर के भी सेक्शंस हो सकते हैं गाइस। कैसे? आइदर ऑफ यू यानी तुम दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ अस यानी हम दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ देम यानी उन दोनों में से कोई एक। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी। फिर हम लोग इसमें ऑल भी ले आ सकते हैं। ऑल ऑफ देम यानी वे सब, ऑल ऑफ अस यानी हम सब, और ऑल ऑफ यू यानी तुम सब। तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउंस की और लिस्टिंग कर सकते हैं गाइस, यानी प्रोनाउंस के और वर्ड्स भी बनाते हैं और यूज़ करते हैं। आप चाहेंगे तो इसकी भी एक लिस्ट पूरी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उसको ईजिली घर पे और समझ सकें, सीख सकें। एनीवे, ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो प्रोनाउन में मेनली ये जो वर्ड्स थे, पर्सनल और इंडेफिनिट, ये आपको बार बार यूज़ करने को मिलेंगे। किस सेक्शन में? सब्जेक्ट के सेक्शन में। और सब्जेक्ट का मतलब होता है ये सारे वर्ड्स सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, और सब्जेक्ट यानी वो सेंटेंस जो एजर्टिव होता है। जब हम सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करेंगे तो वो एजर्टिव सेंटेंस होगा, जहां हम कोई बात बता रहे होंगे। अब आप अपने बारे में कुछ बताएंगे तो आई यूज़ करेंगे, आई से सेंटेंस शुरू करेंगे। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम पुटिंग अप, तो मतलब अपने बारे में बता रहे हैं तो आई से शुरू होगा सेंटेंस। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो ही इज़, थर्ड पर्सन के बारे में, शी इज़ अगर वो फीमेल है तो, ऐसे ही नोबडी इज़, समबडी इज़, समवन इज़, वन, नन, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ऑल आर बिजी, वी ऑल आर भी बोल सकते हैं, हम सब बिजी हैं, वी ऑल आर बिजी, इस तरह से बोल सकते हैं। नाउन में रिलेशन, रिलेशन का मतलब ब्रदर, प्रोफेशन का मतलब टीचर। अब आपको एक चीज सीखनी है जो नाउन के ऊपर है,
अगर अब मैं कहूँ ब्रदर यहाँ पे यूज करें और सेंटेंस बनाएं तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे ब्रदर इज तो और लग रहा है, ब्रदर सिर्फ ब्रदर से सेंटेंस नहीं बन सकता। तो इसीलिए इन वर्ड्स के लिए, नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए और प्लूरल नाउन दोनों के लिए हमें एक चैप्टर और सीखना होता है जिसे हम आर्टिकल और डिटरमिनर्स कहते हैं। कभी भी नाउन जो है वो अकेला नहीं आता है लैंग्वेज में। यहाँ स्टूडेंट थोड़ी सी दिक्कत करता है, यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप नाउन देखते हैं सब्जेक्ट में तो उससे पहले अ लिखा होता है या द लिखा होता है। आपने नोटिस किया है यूज ऑफ एंड द, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ? सब्जेक्ट यानी ब्रदर से नहीं होगा, आप इससे पहले कोई डिटरमिनर्स लगाएंगे। तो वो चीज़ अब हम नाउन के बारे में थोड़ी सी और समझिए कि नाउन से पहले क्या क्या हमें चीज़ें यूज़ करनी होती है। देखिए ये सारी चीज़ें अब एक साथ जोड़ेंगे हम लोग। आपको मैंने भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग बताया, प्रोनाउन का भी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग बताया। अब मैं नाउन के ऊपर भी थोड़ा सा अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कैसे? देखिए मैं नाउन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखूँगा आपके लिए। मैंने भी बताया नाउन को आप अकेला यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अब मान लो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, ये थोड़ा और लगेगा क्योंकि आपने जो नाउन लिया है उसको अकेला लिखा। इसको अकेला मत लिखिए, इसको कोई साथ दीजिए। इसको कोई साथ दीजिए मतलब इसका एक कोई साथी बनाइए, और वो जो साथी है ना, मोस्टली उस साथी को ही एडजेक्टिव बोलते हैं जो इसके साथ जुड़ता है। जैसे मैंने लिखा वी आर गुड फ्रेंड्स, तो अच्छा लगा अब आपको सेंटेंस, ये साथी मिल गया गुड, इसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। वी आर क्लोज फ्रेंड, आप क्लोज भी लिख सकते हैं, या वी हैव, अब आर के पैटर्न से हटा के मैं हैव में आ गया। वी हैव फ्रेंड्स, ऐसे ना बोल के वी हैव मैनी फ्रेंड्स, वी हैव few friends, we have 2 friends, we have lot of friends, we have so many friends। ऐसे हम जो वर्ड्स यूज करें ना, a lot of, few, too, many, close, good, एक्चुअल में यही वर्ड्स हो जाते हैं एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव आप समझ रहे हैं एडजेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव क्यों यूज हो रहा है? एडजेक्टिव नाउन को सपोर्ट करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। अब आपके पास कुछ डिटरमिनर्स आते हैं। डिटरमिनर्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो नाउन को सपोर्ट करते हैं, नाउन से पहले यूज हो सकते हैं। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर डिटरमिनर्स हैं, और अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल डिटरमिनर्स हैं। तो उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उन डिटरमिनर्स को देखते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर हर स्टूडेंट के पास आता है और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अब वो जो डिटरमिनर्स हैं उनकी लिस्टिंग हम करते हैं। क्या है इसमें? सिंगुलर प्लूरल दो डिटरमिनर्स होते हैं। कल और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सिंगुलर के लिए जैसे मैं बता रहा था आपको, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसी तरह से इसमें अ और एन, ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, और प्लूरल के लिए जो वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अ एन सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए few, some, many, a lot of, या फिर lots of, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, a lot of या lots of, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंगुलर के लिए वर्ड बना है this या फिर that, प्लूरल के लिए वो वर्ड हो जाता है these या फिर दोज। सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए एक वर्ड और है जिसे हम स्पेशल वर्ड कहते हैं, और वो है द। अब ये जो चैप्टर है गाइस, ये डिटरमिनर्स का जो चैप्टर है, इसके अंदर स्टूडेंट मेनली क्या सीखता है? अ एन द, अ एन और द। इसको एक सेपरेट चैप्टर में हम लोग सीखते हैं जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। और इस चैप्टर को भी स्टूडेंट इस चैप्टर में भी काफ़ी परेशान रहते हैं। द का यूज़ कहाँ होगा,
बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट अपनी मर्जी से दा का यूज़ कर देते हैं, जहाँ मन करता है दा लगा दिया, जहाँ मन करता है अ लगा दिया। ऐसे नहीं होता है गाइस। इसका भी एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी रूल है। इसको भी आप चाहेंगे तो ऐसे ही समझ लेंगे, इसके लिए कोई बहुत सारी थ्योरी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं अलग अलग सेक्शंस में। हमने अभी सेंटेंसेस का भी एक पार्ट सीख लिया है, हमने अभी नाउन और प्रोनाउन की थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन भी देखी है, और अब हम डिटर्मिनर्स में भी आ गए हैं। अब हम अगर बात करें एक सेंटेंस को बनाने में इन सब वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा एरर आते हैं, तो हम उस चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले गाइस एरर की जो बात आती है वो आती है कि जैसे मैंने बताया अभी ब्रदर वर्ड को जब आप यहाँ लेकर आएंगे, जैसे मैंने मान लो एक सेंटेंस बनाया ब्रदर, और मैंने ऐसे उसको लिख दिया ब्रदर, तो ये सेंटेंस गलत बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक नाउन यूज़ किया है, सिंगुलर नाउन यूज़ किया है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब आप इसमें से या तो अ उठाइए, या एन उठाइए, या दिस उठाइए, या दैट उठाइए, या द उठाइए। आप कहते हैं सर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं आ रही मेरे को इसके सामने यूज़ करने की। तो फिर एक और सेक्शन आता है डिटर्मिनर्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव्स। उसे भी देखते हैं। उसमें वो वर्ड्स आते हैं गाइज जो मैं यहाँ लिस्टिंग कर रहा हूँ, माई, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। अब आप देखेंगे कि इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड तो इसमें यूज हो ही सकता है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर अभी भी नहीं लग रहा इनमें से कोई वर्ड यूज हो सकता है, तो फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे हमने बोला गुड, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव वर्ड्स लिख रहा हूं, इसमें कुछ नेगेटिव भी लिख देते हैं, लेजी, क्रेजी या एरोगेंट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव भी हैं। वेल गाइस, इसकी भी पूरी लिस्टिंग हम आपको दे देंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पॉजिटिव वर्ड्स और उनके नेगेटिव वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उनकी एक सेपरेट लिस्टिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको अगर वर्ड सीखने होंगे या लर्न करने होंगे तो कौन कौन से वर्ड सीखने हैं, एक बार मैं पहले रिवाइज कराया। तो आपको सारे रिलेशन सीखने हैं, सारे प्रोफेशन सीखने हैं, आपको ये सफिक्स सीखनी है, एडजेक्टिव की भी थी और नाउन की भी है। आपको ये क्वालिटी वाले वर्ड सीखने हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको आप वर्ड मीनिंग सीख रहे हो, वोकैबुलरी सीख रहे हो, तो उसकी भी एक बेसिक लिस्टिंग होती है गाइस। अक्सर स्टूडेंट वो वर्ड सीख लेता है जो यूज में नहीं आते, तो हम आपको वो वर्ड्स देंगे जिनका यूज बहुत ज़्यादा होगा, और बेसिक में वो वर्ड्स सीखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप थोड़ी मेहनत भी करेंगे ना तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा गाइस। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब मैं ब्रदर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इनमें से देखो, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए बॉक्स, ये बॉक्स, ये पूरा बॉक्स। अब मैं कोई भी नाउन लिखूंगा तो मुझे इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ करना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। ये मतलब अच्छा लगता है, यानी ये लैंग्वेज का एक रूल है, एक वर्ड तो यूज करूं मैं इसमें से। अब मैंने बोला माय ब्रदर, तो माय एक ऐसा वर्ड है जिसको आप किसी भी नाउन से जोड़ सकते हैं, किसी भी नाउन से। तो मैंने यहां पे लिख दिया माय ब्रदर इज वेरी हार्ड वर्किंग। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरा भाई बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, मेहनती है। तो आपने नोटिस किया माय ब्रदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँ ब्रदर, तो ये क्लियर नहीं हो रहा किसका भाई, किसका भाई। तो अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं से इनकम्प्लीट है, ये अंडरस्टूड नहीं होगी। ठीक है, अब मैं मान लो इस वर्ड को, ब्रदर को एज अ ऑब्जेक्ट लेके जाऊँ सेंटेंस में। मैं थोड़ा यहाँ से रब करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जैसे आई टीच ब्रदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था नाउन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अभी मैंने नाउन ब्रदर को सब्जेक्ट बनाया, अब मैं नाउन को ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में आया नाउन। अब मैं ऐसे बोलूं आई टीच ब्रदर, तो भी गलत लग रहा है, क्योंकि अभी भी ये नाउन जो है वो अकेला यूज हो रहा है। अकेला नाउन यूज नहीं होना चाहिए।
अब इसमें क्या यूज होगा, आई टीच, मान लीजिए मैंने बोला हिज ब्रदर, तो अब ये चल जाएगा। तो ये जो चैप्टर बनता है डिटरमिनर्स, बेसिकली नाउन के लिए बनता है, नाउन को कवर करने के लिए बनता है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए बनता है। इसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, इस पूरे सेक्शन को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ये सारा जो चैप्टर है ये एडजेक्टिव्स का है। तो अब आपको ये वर्ड अच्छी तरह से क्लियर हो गया, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड जस्ट टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन और टू ऐड समथिंग इन इट्स मीनिंग, इसके मतलब में कुछ ऐड कर देना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव। ओके, अब एडजेक्टिव कितने तरह के हो गए देखिए। एडजेक्टिव किसी का गुण बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, यानी वो व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, समझदार है, मेहनती है, आलसी है, या सनकी है, या पागल है, कैसा है वो। एडजेक्टिव उसकी दिशा भी बता रहे हैं, वो यहाँ यह है या वह है, यह है नज़दीक के लिए दिस, थोड़ी दूर के लिए दैट, बहुत सारों के लिए वो दीज और दोज हो जाते हैं प्लूरल में। एडजेक्टिव उनकी संख्या बता रहे हैं, कितना है वो, कुछ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा है। संख्या में डेफिनेट नंबर भी आते हैं, डेफिनेट नंबर का मतलब समझते हैं आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एडजेक्टिव है। तो इन सबको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है नाउन को सपोर्ट करना, नाउन के साथ जुड़ना, जहां जहां नाउन आ सकता है वहां वहां एडजेक्टिव आ सकता है। अगर नाउन सब्जेक्ट में होगा तो एडजेक्टिव भी यहाँ आ सकता है, अगर नाउन ऑब्जेक्ट में होगा तो एडजेक्टिव उसके साथ आ सकता है। कहीं पर भी एडजेक्टिव को नाउन के साथ आप जोड़ पाएंगे। तो फाइनली हमने वर्ड्स के इस चैप्टर को, एडजेक्टिव को भी सीख लिया, नाउन को भी सीख लिया, प्रोनाउन को हम पहले ही सीख चुके थे। अब हम आ जाते हैं अपने वर्ब के सेक्शन में। तो वर्ब को अब हम फाइनली करने जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप अब इस समय और ज़्यादा फोकस्ड हो, क्योंकि अभी हम पूरी लैंग्वेज को एनालाइज कर रहे हैं एक साथ। लैंग्वेज है क्या, बनी कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जब हम एक साथ पूरा व्यू अपना रखते हैं ना, तो हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, ओके ये इसीलिए ऐसा सेंटेंस बना, ओके ये इसीलिए ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। मैं अब आपको वो सारे वर्ड्स बता रहा हूँ जो आपको मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा लिए थे, और अब उन्हीं वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज करना है, मैं वो स्ट्रक्चर आपको समझा। अब हम आ गए हमारे उस चैप्टर में जो कि है वर्ब, जो कि हमें अब सीखना है। अब आप कहेंगे सर शुरुआत आपने करी थी, वर्ब का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वर्ब का तो अभी तक नाम ही नहीं आया। आप नाउन में फिर से आ गए, प्रोनाउन में फिर से आ गए, एडजेक्टिव में आ गए, और अब सेंटेंसेस मेकिंग में भी आ गए, फिर इधर ये डिटरमिनर्स का भी चैप्टर ले लिया। वर्ब कब आएगा माय डियर? अब मैं वर्ब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा वर्ब होता क्या है, क्योंकि आपने जब सब चीजें जहां से वो कंफ्यूज हो सकता था चैप्टर, वो क्लियर कर ली। अब मैं जो बताऊंगा वो वर्ब के बारे में बताऊंगा। आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव समझ लिया, बचा क्या, वर्ब। तो अब आप इसको, इन तीनों को आपने देख लिया क्या होते हैं, तो अब ये चौथा वर्ड जो है वो अपने आप सेपरेटली एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको। कैसे, अभी हम देखते हैं। उसके लिए मैं ये सब मिटाना, ये सब रब कर रहा हूँ गाइस, तो आपने नोट डाउन कर लिया ये सब चीज़ों को। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा हाथ के हाथ, क्योंकि लिखने से क्या होता है, जो हम लिखते हैं ना वो हमारा रिवीजन होता है, और ऐसे देखने से, सुनने से हमारे अंदर इंफॉर्मेशन तो जाती है, लेकिन लिख लेने से क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड हो जाती है, पक्की हो जाती है कि हाँ अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। और मैं तो कहूँगा बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें बुराई क्या है। हम लोग कुछ क्लासेस प्रैक्टिस सेशन की भी रखेंगे, आपने जो प्रैक्टिस की होगी उसके भी आंसर्स हम आपको बताएंगे क्या होते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे नोट्स को भी साथ के साथ अपने पास रखिएगा, और ख़ास तौर पे रिलेशन, प्रोफेशन, एडजेक्टिव्स के जो वर्ड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब आपको स्टडी होने चाहिए, याद होने चाहिए। आप उन्हें लर्न करें, बाय हार्ट लर्न करें, उनके मीनिंग को भी याद रखें, तब आप कह सकते हैं हमारी वर्ड्स के ऊपर कमांड पूरी आ चुकी है। अब आते हैं हम वर्ब्स के चैप्टर में। सब्जेक्ट के बाद अगर दूसरा कोई वर्ड आता है वो वर्ब आती है, और वर्ब के अंदर हमें क्या सीखना होता है मेनली, वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए जो वर्ब है, वर्ब किसी का एक्शन होता है। दे आर वर्ब्स एक एक्शन को शो करते हैं। एक्शन मतलब कोई क्रिया, जैसे
मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, खाना पीना, लेना देना, सोचना, हंसना, बैठना, बोलना, समझना, पढ़ना, घूमना फिरना, करना आना, ये सारे वर्ड्स जो हैं जो ना पे ख़त्म होते हैं, ये एक एक्शन को शो करते हैं। लेकिन वर्ब के ही पार्ट में दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी एक स्पेशल वर्ब्स है और एक रेगुलर वर्ब्स है। स्पेशल वर्ब्स बेसिकली जैसे मैं आप यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, वो आप देखिए कौन कौन सी। बी, ये एक स्पेशल वर्ब है। हैव, ये एक स्पेशल वर्ब। गेट, मेक, डू, ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं। इन्हें हम स्पेशल वर्ब्स क्यों कहते हैं, अभी आपको पता चलेगा। बी का मतलब होता है होना। हैव का मतलब कोई चीज़ पास होना, या आप कोई चीज़ रखते हैं, यानी आप किसी चीज़ के मालिक, यानी आपका पोजीशन है, मतलब आपका उस पर कब्जा है। गेट का मतलब होता है मिलना, यानी कोई चीज़ आपको मिलती है या प्राप्त करना। मेक का मतलब बनाना, मेक का मतलब करना भी है, डू का मतलब भी करना है। सो दीज आर द स्पेशल वर्ब्स। अब इन्हें हम स्पेशल वर्ब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन वर्ब्स से और वर्ब्स निकलती हैं। और वर्ब्स का मतलब जैसे और वर्ब्स, जैसे बी से वर्ब मिली हमें इज, बी से हमें वर्ब मिली एम, बी से वर्ब मिली हमें आर। और मैंने कल आपको शायद पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर के दो सेक्शन है, सिंगुलर और प्लूरल। तो वर्ब के अंदर भी सिंगुलर प्लूरल दो सेक्शन चलते हैं। तो सिंगुलर सेक्शन को हम इज कह रहे हैं और प्लूरल को हम आर कह रहे हैं। फिर इसमें हैज, हैव, ये। और गेट के केस में, गेट, मेक और डू के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, डू के केस में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक तो डज और एक डू। और ऐसे ही गेट के केस में गेट्स और गेट, मेक के केस में मेक्स और मेक। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये चीज़ समझनी होती है, इज, एम, आर, हैज, हैव, गेट्स और गेट, मेक्स और मेक, डज और डू। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पार्टीशंस बने हुए, मतलब दो वर्ब्स आपकी बन गई हैं। जैसे इसमें दो आ गई, हैव की दो वर्ब्स हो गई, गेट की दो हो गई, मेक की दो हो गई, डू की भी दो हो गई। लेकिन बी वाले केस में यहाँ पर तीन है। तीन क्यों है, क्योंकि जो एम वर्ड है ये स्पेशल वर्ब है और स्पेशल केस के लिए यानी आई के लिए बनी है। जबकि ही जो है, इज जो है, वो सिंगुलर के लिए बनी है। सिंगुलर का मतलब पता ही होगा आपको, सिंगुलर का मतलब क्या है, ही, शी और इट, या भी कोई भी सिंगुलर नेम जैसे राज, सीमा, सिंगुलर नेम। प्लूरल जो है वो प्लूरल के लिए बनी है। जैसे हमने बोला वी, यू, दे, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के भी प्लूरल, ऑल, फ्यू, मैनी, आपको पता होगा गाइस, अब तो आप जान गए होंगे। ऐसे ही हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए। अब आप सिंगुलर का मतलब ऊपर से समझ सकते हैं, फिर भी मैं चलो लिख देता हूँ, ही, शी, इट। हैव प्लूरल के लिए, वी, यू, दे, दो तीन एग्जाम्पल लिख लेते हैं। गेट्स सिंगुलर के लिए, गेट प्लूरल के लिए, मेक्स सिंगुलर के लिए, मेक प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए। तो स्टूडेंट को मेनली पहले ये स्ट्रक्चर समझना होता है सिंगुलर प्लूरल का, ठीक है। अब कब इज, एम, आर यूज करना है, कब हैज, हैव यूज करना है, कब बाकी वर्ब्स करनी है। अब आप कहेंगे सर वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं। हाँ, वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, काफ़ी सारी वर्ब्स होती हैं। अभी सिर्फ ये 5 ही नहीं होती हैं, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी वर्ब्स मिलेंगी और वर्ब्स की भी लिस्टिंग हम आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहें तो उन वर्ब्स को भी देख सकते हैं और वो वर्ब्स होंगी जो बहुत यूज़फुल होंगी, जिनको हम फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी लिस्टिंग भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैंने 5 वर्ब्स के एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे और भी वर्ब्स हैं। जैसे हम मान लो मैंने लिखा प्ले, खेलना, ये वर्ब है, तो इसके भी 2 सेक्शन होंगे, एक तो होगा प्लेज, एक होगा प्ले। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एस और ई एस लगते ही वो सिंगुलर के लिए हो जाता है, और अगर हम वो एस और ई एस ना यूज़ करें, सीधा वर्ब यूज़ करें फर्स्ट फॉर्म, तो उसे हम
प्लूरल में यूज करते हैं। तो ये बेसिक सेक्शन हो गया प्रेजेंट का। प्रेजेंट का मतलब हर एक सेंटेंस जो है वो अपने 3 सेक्शंस में चलता है। 3 सेक्शन का मतलब होता है प्रेजेंट बेस, पास्ट बेस और फ्यूचर या एक्सप्रेशन बेस। तो ये हमने इसको प्रेजेंट बेस में कन्वर्ट करा है, तो इसको हम क्या हेडिंग देंगे? प्रेजेंट बेस। इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट बेस। अब प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय, अभी का समय, जहां पर आप हैं, हूं, हैं या हो को देखते हैं, उसे प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद इसी को आप देखें, थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलता है? यहां पे जो इज है ये प्रेजेंट है, यहां पर जो एम है ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे जो आर है ये प्रेजेंट है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? वैसे तो बी का मतलब होना होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है या होती है। तो प्रेजेंट सेंस क्या जा रहा है? ता है या ती है। तो जब ता है, ती है जा रहा है, तो उसे हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी आप होता है या होती है हिंदी में बोलेंगे तो वो डेफिनेटली वो सिंगुलर होगा सेंटेंस। जैसे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, रविवार को वह व्यस्त होता है, ये एक सिंगुलर के लिए होता है यूज होगा। नोटिस कर रहे हैं आप? और इस होता है होती है के लिए आप इस बोलते हैं। अब इसको अगर प्लूरल फॉर्म में ले जाएं, प्लूरल पे जाने से पहले इसके और भी मीनिंग मैं बताया था गाइस। एक मीनिंग और भी है इसका, है, सिर्फ है। एक तो है होता है, होती है, और एक सिर्फ है। अब एम में क्या होता है? एम में इसका मीनिंग होता हूं या होती हूं। अब मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूं हिंदी से, क्योंकि बेसिक लेवल है, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जो भी स्टूडेंट कोई बहुत ही वीक हो वो भी समझ पाए कि क्या मीनिंग होता है इन वर्ड्स का। और यहां पर आर के लिए होते हैं यानी प्लूरल के लिए, या फिर होते हो। आप हमेशा बहुत लापरवाह होते हो, आप हमेशा मेरी बारी में लापरवाह होते हो, तो इस तरह से होते हो का यूज हुआ, वो आर है। अब थोड़ा और देख लीजिए, हैं, हूं और हैं या फिर हो भी इनके मीनिंग होते हैं। तो जब भी सेंटेंस में आप लास्ट में जाएंगे, लास्ट में मतलब कोई सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो उसके एकदम लास्ट में जाएंगे, तो आपको ये होता है, होती है, हूं, है, हो मिलेगा। और जब ये मिलता है तब आप इसको प्रेजेंट सेंस के लिए, ये प्रेजेंट है, क्या है ये? प्रेजेंट है। प्रेजेंट सेंस के लिए आप इज एम आर में अंडरस्टूड करते हैं। अब इसी तरह से हैज, हैव, जब आप हैज में आते हैं, यहां पर हम हैज लिखते हैं, हैज, यहां पर हैव। गाइस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस स्टूडेंट ने इज एम आर और हैज एम में डिफरेंस करना सीख लिया ना, उसने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। इनके मीनिंग बहुत एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं, कहाँ इज आएगा कहाँ हैज आएगा, ये कई बार समझ में बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन अगर आप इस डिसिप्लिन से सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। अब मैं बोल रहा हूँ हैज का मतलब पास है, आई एम सॉरी आई यूज द डिफरेंट मार्कर, पास है या रखता है के सेंस में आता है, या फिर है इसमें भी, जैसे ऊपर इज में है, इसमें भी है आएगा। है भी यही है, पास है, रखता है या फिर है। ठीक है, ये प्रेजेंट का हो गया। पहले हम इन दोनों को ही समझ लेते हैं, फिर हम इनको भी कर लेंगे, गेट, मेक, डू, प्ले को। इसको समझने से पहले एक बार पास्ट में भी आ जाते हैं। पास्ट में क्या है? पास्ट
पास्ट में जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं था, थी, थे। प्रेजेंट में क्या होते हैं गाइस? प्रेजेंट में होते हैं हूं, हैं, हो। तो पास्ट था, थी, थे से। अब पास्ट की बात आपको पता चल जाएगी हिंदी में, जब था, थी, थे कोई पुरानी बात करेंगे तो पास्ट की हो गई। या फिर आ, ई, ए पे भी सेंटेंस खत्म होता है तो भी पास्ट काउंट होता है। या फिर आ था, ई थी, ए थे, इससे भी पास्ट के लिए सेंटेंस अंडरस्टूड होता है। तो जब आप ये सब चीजें देखेंगे सेंटेंस की लास्ट में तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का नहीं है, ये पास्ट पीरियड में आता है। अब पास्ट में यही वर्ड इज, वॉज हो जाता है। अब बी, इज कहां से आया? बी से आया, बी से इज आया, जो सिंगुलर में यूज हो रहा है के लिए इज। और अब पास्ट में ये था, थी के लिए वॉज। क्या बोला मैंने? था या फिर थी के लिए वॉज। अब एम के केस में भी आप इसको वॉज ही करते हैं, लेकिन आर के टर्म्स में यानी प्लूरल के साथ इसको वर कर देते हैं। वर, इसको प्रोनाउंस करते हैं वर। बहुत से बच्चे इसको वेयर बोल देते हैं, इसको वर बोलते हैं। और वर का मतलब अब ये हो जाता है थे। अब इन दोनों के लिए जो ये दो वर्ड्स बचे हैं, इन दोनों वर्ड्स के लिए गाइस, इन दोनों के लिए जो वर्ड आता है वो आता है हमारा हैड। पास्ट में हैड, हैज के लिए भी हैड और हैव के लिए भी हैड, एक ही वर्ड दिया हुआ है। और इसको हम इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं वो करते हैं पास था या रखता था, या फिर था, थी, थे। तो गाइस अभी आपको क्या करना होगा? सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट सीखना है। पहले प्रेजेंट और पास्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर और एक्सप्रेशंस बेस को अलग से सीखेंगे। इस डिसिप्लिन से पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बी वर्ब से बनी है। बी मेन वर्ब है और इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैव मेन वर्ब है और हैजर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पे गेट मेन वर्ब है और गेट्स और गेट भी मेन वर्ब है। ये थोड़ा सा समझना होता है। तो यहां तक जो सेक्शन है वो सिंपल सेंटेंसेस के लिए आते हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं बताता हूं। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब होता है जो सेंटेंसेस होते हैं वो मेनली किन के लिए बनाने आप, किन के लिए बनाने आप? नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए और वर्ब के लिए। ये तीन चैप्टर्स के लिए सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब मैं इन तीनों को अलग अलग बांट देता हूं। कैसे? इज एम आर वॉज वर्ब को मैं चैप्टर देता हूं एडजेक्टिव का, और हैजर दैट तीनों को देता हूं मैं चैप्टर नाउन का। और बाकी जो बची हैं वर्ब्स, यहां से देखो गेट से जितनी भी वर्ब्स चलेंगी, जितनी भी वर्ब्स, जितनी भी एक्शंस हैं वो सब चैप्टर हो जाएंगे वर्ब। ये जो हमारा इज एम आर आया और हैज़ आया, ये दो अलग चैप्टर्स के लिए आया, यानी दो अलग चैप्टर्स, यानी नाउन और एडजेक्टिव्स के चैप्टर्स। वो अब आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे कि क्या होते हैं वो चैप्टर और कैसे होते हैं। मैं आपको वैसे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं एडजेक्टिव का और नाउन का। ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए सेंटेंस गाइस। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। पहला सेंटेंस, वह मुझे अच्छा पढ़ाता है। ध्यान से देखेंगे गाइस। हम यह काम खुद कर रहे हैं। एक और सेंटेंस देखिए, वे यहां कई सालों से रह रहे हैं। अब मैंने यहां पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब तीनों सेंटेंसेस में लास्ट में जाके देखते हैं तो क्या मिलता है आपको? है और हैं, ये मिला आपको।
तो अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट सीधा कहता है का मतलब सर ने इज बताया, इसमें इज लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना होता है कि इस है से पहले वर्ड कौन सा है। यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ाता है। यहाँ क्या लिखा है, कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है, रह रहा है। अब पढ़ाता वर्ड जो है पढ़ाना से आया है, और कर रहे हैं वर्ड करना से आया, और रह रहे हैं रहना से आया, और ये तीनों वर्ड्स क्या है, वर्ब है। तो ये सेंटेंसेस वर्ब के हो गए, और वर्ब के सेंटेंसेस को हमें सेपरेटली सीखना होता है। अब और देखिए, ये सारे सेंटेंस किसके हो गए, वर्ब्स के हो गए। तो पहले आपको ये पहचान करनी होती है कि हिंदी का जो सेंटेंस है वो है कौन सा, वो वर्ब्स का है, या वो नाउन का है, या वो एडजेक्टिव का है। अब अगला पैटर्न देखिए, ये आपने एक बॉक्स समझ लिया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, वह बहुत लापरवाह है, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। वह काफ़ी की जगह हम कुछ और वर्ड ले लेते हैं, वह बहुत बीमार है। अब नोटिस करिएगा, इस यहाँ पर भी देखिए क्या आया, है आया, हैं आया और है आया। तो अब आप सोचेंगे सर ये इज एम आर है, हो सकता है यहाँ इज एम आर यूज हो, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए इससे पहला वर्ड देखिए क्या है, लापरवाह, तैयार और बीमार। अब लापरवाह वर्ड हम अलग लिख देते हैं, तैयार और बीमार। अब आप देखिए, लापरवाह, तैयार, बीमार, ये तीनों वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये आपको मालूम है, पिछली क्लासेस में आप सीख चुके हैं एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसके बाद हम कोई नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे लापरवाह व्यक्ति, तैयार काम, बीमार इंसान, जो भी है, ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स के हो गए, और ये वर्ड्स वर्ब्स के हो गए। तो वर्ब्स का पैटर्न अलग है और एडजेक्टिव्स का पैटर्न अलग है। जो इज एम आर मिला है, जो इज एम आर वॉज वर मिला है, ये एडजेक्टिव के लिए मिला है आपको। यानी यहां पर इज एम आर आएगा, यहां जरूरी नहीं है कि आए या नहीं आए। तो जो स्टूडेंट टेंस का चैप्टर सीखता है, वो टेंस का चैप्टर सिर्फ वर्ब का चैप्टर होता है, यानी गेट, मेक, डू और प्ले। उसको ये एक सेपरेट सेक्शन भी सीखना होता है अलग से, जिसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। तो आज जो मैंने आपको बताया वर्ब्स के सेक्शन में, ये जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हमें होती है, ये क्यों होती है, ये इस वजह से होती है। अब मैं एक सेक्शन और लिखूंगा जिसे हम नाउन का सेक्शन बोलते हैं, नाउन का। तो ये सेंटेंस वर्ब के हो गए, ये सेंटेंस एडजेक्टिव्स के हो गए, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव्स आ रहा है। देखो, लापरवाह, तैयार, बीमार। अब मैं लिखूंगा नाउन के, जैसे उसे बहुत सारी परेशानियां हैं, वह या उसके पास कोई घर नहीं है। और भी लिख सकते हो, मेरे सिर में दर्द है, या मुझे सिर दर्द है। अब नोटिस करिए, यहां पर भी है आया। अब देखिए, तीनों तरह के सेंटेंसेस में है आ रहा है लास्ट में, लेकिन है से पहले क्या वर्ड है, देखो, परेशानियां, घर और दर्द। इनको मैं अलग लिख देता हूं, परेशानियां, घर और दर्द। गाइस, इन्हें हम नाउन बोलते हैं, आपको पता है, ये हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं नाउन क्या होते हैं, नाउन के वर्ड्स क्या होते हैं। तो आपने नोटिस किया, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये वर्ब है। अब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इस फॉर्मेट के लिए हमें मिला है हैज़, हैव। इस फॉर्मेट के लिए मिला है हमें इज एम आर, और इस फॉर्मेट के लिए हमें वही वर्ब, पढ़ाना को आप क्या करेंगे, टीचेस। टीच का हो जाएगा टीचेस। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच। तो टीच का मतलब पढ़ाना,
और इसकी सिंगुलर हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब्स होगी टीचेस, और इसकी प्लूरल वर्ब होगी टीच। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ही टीचेस मी वेरी वेल। सिंगुलर सिंगुलर लिखूंगा ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और ये प्लूरल है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में भी हम वर्ब यूज करेंगे। अब इस पूरे डिसिप्लिन को सीखने के लिए आपको टेंस का चैप्टर सीखना होता है। ये जो पूरा डिसिप्लिन है, वर्ब का पैटर्न सीखना है तो टेंस सीखो। तो इसीलिए जितने भी टेंस के सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं। वहां पे मेन वर्ब जरूर होगी। आपने नोटिस किया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईएस और एस वर्ब में यूज करना है, आईएनजी यूज करना है, वर्ब जरूर होगी। ऐसा कोई टेंस नहीं होगा जिसमें मेन वर्ब ना हो। और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है यही वर्ब, पढ़ाना, खेलना, करना, बनाना, मिलना, प्राप्त करना, यहां तक कि है, पास होना, रखना, ये भी मेन वर्ब है। बी भी मेन वर्ब है, टेंस में इनका भी यूज होगा। लेकिन इनके जो पार्ट्स बने हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये यूज होते हैं सेपरेट एडजेक्टिव और नाउन के लिए। तो सेंटेंसेस जो हो जाते हैं वो गाइस आपके तीन बेस में, तीन तरह के हो जाते हैं। फिर तीन वर्ड आ गए, वर्ड्स भी तीन है, वो सॉरी हमारा जो कोर्स है वो तीन ही फ्रेम में है, वर्ड्स, सेंटेंसेस और टॉपिक्स। और वर्ड्स के जो चैप्टर भी मेनली तीन है, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स, यही तो तीन मेन चैप्टर्स हैं। और इन्हीं वर्ड्स के तीन फॉर्मेट में सेंटेंसेस होते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों के सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास वर्ड की और नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा था, याद है आपको? पहली क्लास में क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले वर्ड्स क्लियर होना ज़रूरी है। वर्ड्स किस तरह से क्लियर होने चाहिए? पहले तो वर्ड्स की फॉर्मेशन क्या है, फिर उसकी पोजीशन क्या है, प्लेसमेंट यानी वो कहाँ यूज़ होगा, कहाँ यूज़ नहीं होगा। देन थर्ड, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए। अब मैं आपसे कहूँ वर्ड्स लर्न करिए घर पे बैठ के, तो आप कहेंगे सर इतने सारे वर्ड्स होते हैं, डिक्शनरी खोलो तो इतनी मोटी डिक्शनरी होती है, कितने वर्ड्स सीखने हैं? तो जो स्टूडेंट बेसिक से कोर्स कर रहे हैं, ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं, उनको हम अब जितने वर्ड्स देंगे उन्हें तो स्टडी करना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और मेहनत का ही तो फल मिलता है। मेहनत आपको क्या करनी होगी? आपको सारे रिलेशन वर्ड सीखने, सारे प्रोफेशन वर्ड सीखने, एडजेक्टिव के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स लिखने सीखने हैं आपको। मेन वर्ब सीखनी है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स। उनके सारे नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको घर में बैठ के उनको सीखना है। नियम से, मेहनत के साथ नहीं सीखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी ये सब बातें तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वर्ड्स नहीं सीखे हैं। जिनको वर्ड्स पहले से ही आते हैं उनको तो कई रास्ते मिल गए होंगे, अब तक तो वो समझ गए होंगे कई चीज़ें इसमें। जिनको वर्ड्स नहीं आते हैं उनको मैं कह रहा हूँ प्लीज़ ज़रूर सीख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर भी अगर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टाइम ही नहीं मिलता इतना कि वो वर्ड्स याद कर सकते हैं, तो मैं अपनी आने वाली क्लासेस में उन्हें वर्ड्स भी सिखाऊंगा। इतने सेंटेंसेस हम बनाएंगे कि खुद ब खुद वो वर्ड्स भी हमें याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर पहले से थोड़ी बहुत तैयारी होती है तो काम करना और आसान हो जाता है, चीज़ें और आसान लगती है, सीखने को मिलती है, मज़ा आता है। तो आने वाले चैप्टर्स क्या होंगे? हमारे सेंटेंसेस के होंगे। अब हम सेंटेंसेस मेकिंग में आ गए हैं। हमारा नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, चार मेन सबसे बड़े चैप्टर्स तो हमने कर लिए हैं। आज मैंने आपको वर्ब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। वर्ब के सेक्शंस में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताया आपको। तीन तरह के जो सेंटेंसेस आपको करने होंगे, वर्ब के, एडजेक्टिव के और नाउन के। आज इंट्रोडक्शन ही हुआ है, फिर वही बात आ गई सर अभी भी आप कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ये हमारी क्लास में इंट्रोडक्शन ही चलता रहता है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन में बहुत से स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर आज पढ़ाया, आज की क्लास में आपको कराया है गाइस, ये मेनली मैंने आपको इसलिए कराया है ताकि आने वाली क्लासेस में जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये तीन अलग अलग फ्रेम क्यों हैं। क्योंकि अब हम हमारे तीन फ्रेम में सेंटेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एक्सप्रेशंस। फिर इनके भी तीन फ्रेम होंगे, एडजेक्टिव के सेंटेंसेस, नाउन के सेंटेंसेस और मेन वर्ब के सेंटेंसेस। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में मैं वर्ब का सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पार्ट का मतलब
सारी हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे और सारी मेन वर्ब को हम लिखेंगे। मेन वर्ब में जो इंपॉर्टेंट मेन वर्ब्स है उनको हम आपके सामने देंगे और बाकी सेंटेंसेस मेकिंग से अब हम चीज़ों को सीखेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपने पहला वर्ड समझ लिया सब्जेक्ट क्या होता है, आपने ये भी समझ लिया कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, आपने ये भी समझ लिया कि अगर नाउन है तो उससे पहले हमें कोई डिटर्मिनर्स या कोई ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव का है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि वो ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने ये सीख लिया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, ये जो पैटर्न है, ये जो हमने लिखा है, ये एजर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। एजर्टिव सेंटेंस जहाँ से हम कोई बात बताते हैं, तो अभी हम वही सेंटेंसेस सीखेंगे जहाँ से हम कोई बात बताएंगे। फिर हम वो सेंटेंस सीखेंगे जहाँ से हम कोई बात पूछ सकते हैं। वैसे बताना सीख लिया तो पूछना भी आसान है, हेल्पिंग वर्ब को पहले करना है सब्जेक्ट से, बस पूछना हो गया, इतना मुश्किल नहीं है। फिर हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी WH फैमिली वर्ड्स के साथ प्रॉपर वे में जैसे सेंटेंसेस बनते हैं इंटेरोगेटिव, वो सीखेंगे। देन फाइनली हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा लंबा करना सीखेंगे कि एक सेंटेंस को लेंथ कैसे मिलती है। तो सबसे पहले जब आप सेंटेंस को बनाना सीखते हैं गाइस, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है मैं वो भी बताता हूँ। स्टूडेंट पूरे रूल को फॉलो करता है। मैं आपको बताता हूँ, इसको दो भागों में बनाइए। दो भाग यानी पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर होने चाहिए, ये दो पार्ट्स, सब्जेक्ट्स एंड वर्ब। जब पूरा सेंटेंस इन चार वर्ड्स से ही बनने वाला है तो पहले आप ये दो क्लियर करिए। जैसे हमने वर्ड्स में भी क्या करा, पहले ही इन 4 चैप्टर्स को लिया आपस में एक साथ जोड़कर, अभी मैंने 3 नहीं लिए। ऐसे ही आपको इन 2 चैप्टर्स पे ही ध्यान देना है, सब्जेक्ट और वर्ब, 2 सेक्शंस में। अगली क्लास जो होगी वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के लिए होगी। ओके, अभी आपको सब्जेक्ट का एक पार्ट और सीखना है कि कैसे प्रेपोजिशन का यूज कर सब्जेक्ट की लेंथ को बड़ा किया जाता है, वो भी सीखना है। और आपको वर्ब के अंदर अलग अलग वर्ब के जो पैटर्न्स होते हैं वो भी सीखते हैं। आई एम श्योर कि आने वाली कुछ क्लासेस में ही ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। जब आपका सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो जाएगा ना, तब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये कह सकते हैं अब आपको इंग्लिश की काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कोर्स में बहुत कुछ होगा जिसे हमें पढ़ना है। और ऐसे ही आप बने रहिए क्लासेस में। आई एम श्योर कि मैं आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा आने वाली क्लासेस में। और अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट है या कहीं से भी कोई परेशानी है या कोई चैप्टर है जहाँ पर आप अभी भी आप पिछले कोई चैप्टर्स में कोई क्लियर नहीं कर पाए हैं बातों को, तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं और उसके बाद आप अपनी उस परेशानी को बता सकते हैं, सर मुझे ये चैप्टर क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल सेशन रखेंगे जिसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे ऑन द बोर्ड, ठीक है। और फिर वो वीडियो भी आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपके ऐप के थ्रू, ताकि आप अपने उन डाउट्स को भी क्लियर कर पाएँ। आपके हर एक क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इसको लाइव सेशन से भी क्लियर करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम आपके प्लेस में आकर एक क्लास जो है बड़ी क्लास हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ स्टूडेंट को सामने बिठाकर उनसे उनके क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। हमारा मकसद है, हमारा टारगेट है कि स्टूडेंट लैंग्वेज को एनालाइज करे, उसे रटे नहीं, उसे सीखे नहीं, उसे महसूस करे, फील करे, उसके स्ट्रक्चर को समझे कि ये बना है तो क्यों बना है, क्यों को क्लियर करें, क्या और कैसे नहीं, क्यों पढ़ना है, इसको क्लियर करें। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अभी तक तो आसान ही है, आगे आई एम श्योर ये और भी आसान हो जाएगा। तो बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, हमारी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट और वर्ब को सीखेंगे प्रॉपरली। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, टेक केयर, सी यू अगेन इन द क्लासरूम।